हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के लिए शिक्षण कला और अन्य दक्षता की क्लास करने वाले हैं। स्टेट एग्जाम आप किसी भी सब्जेक्ट से दें, पेपर फर्स्ट दें या पेपर सेकंड दें, सभी में देखेंगे शिक्षण कला और अन्य दक्षता से 50 प्रश्न आते हैं और 100 प्रश्न आपके इस सब्जेक्ट से रहते हैं। तो इन्हीं 50 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के भी प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, इसमें से किसी शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया गया, शिक्षण का निम्नतम स्तर दिया गया है, तो यह स्मृति स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो स्मृति स्तर होता है, इसमें यहाँ पे जो आपका डाटा होता है, जो आपके फैक्ट होते हैं, उनको सिर्फ रटने पर जोर दिया जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे कोई भी समझ या विश्लेषण के आधार पर नहीं बातें होती हैं, जो भी होता है सिर्फ उसको याद करना होता है या रटना रहता है, इसीलिए इसको यहाँ पे शिक्षण का निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि तर्कसंगत ज्ञान का तात्पर्य है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तर्कसंगत ज्ञान का मतलब होता है कि तर्क और विवेक के आधार पर प्राप्त ज्ञान। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। तो सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्टेट एग्जाम में देखेंगे कई बार यह प्रश्न आपका रिपीट हुआ है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए शिक्षण होता है, शिक्षण का जो सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है जो तुरंत मिले बच्चों को, वह क्या है कि छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण से देखिए क्या होता है कि छात्रों के व्यवहार में आप क्या करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, वांछनीय परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना है और राइट आंसर करना है। वस्तु का मूल्य निर्धारित करना या मूल्य जानना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और इसको कहा जाता है मूल्यांकन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियां परिलक्षित होती हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो आपका यहाँ पे दृष्टिकोण है, मूल्य और रुचियां है, यह क्या है, व्यक्ति की भावनाएं, यह व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यह भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक कर सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसके लिए शिक्षक क्या कर सकता है कि एक लघु फिल्म के माध्यम से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो जल्दी से प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए क्या दिया गया है आपको यहाँ पे, प्रेरित शिक्षण का संकेत। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि अगर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह क्या है, प्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है बिल्कुल क्या होगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। जब आपके छात्र सक्रिय रूप से आपसे प्रश्न पूछे तो इससे यह पता चलता है कि वह पाठ में क्या है, रुचि ले रहे हैं, जिज्ञासु हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और यही क्या है, प्रेरित शिक्षण का संकेत है। तो बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निचली कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे, देखिए दिया गया निचली कक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पे मनोरंजन और खेल संबंधी शिक्षण विधि है, इसका प्रयोग करेंगे तो उसमें रुचि पैदा हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो देखिए आपका यहाँ पे लेसन प्लान होता है, जो पाठ योजना होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वह है आपका यहाँ पे उद्देश्य। उद्देश्य आपका यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। इससे क्या होगा, यहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों को क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है कि उन्हें क्या करना है।
तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो बी वाला है यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे यहाँ पे जो शिक्षक होगा उसको टारगेट मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा कि वह क्या पढ़ाना चाह रहा है और बच्चे क्या पढ़ेंगे उनको भी यहाँ पे पता चलता है इसी उद्देश्य से। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे पाठ योजना का जो रीड होता है इसी उद्देश्य को कहा जाता है, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, परियोजना आधारित गतिविधियां इसका एक उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण करना। अन्वेषण करना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्या होता है, जो परियोजना आधारित शिक्षण होता है उसमें क्या करते हैं, छात्र को कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है या कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिसके बारे में वह खोजबीन करते हैं और जो डाटा होता है, जो सूचना होता है उसको इकट्ठा करते हैं, प्रयोग करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यही जो यहाँ पे प्रक्रिया होती है इसी को कहा जाता है अन्वेषण पर केंद्रित है या अन्वेषण कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि माइक्रो शिक्षण को सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसके द्वारा अपनाया गया था, यह आपको बताना है। तो जल्दी से प्रयास करेंगे और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्वाइट डब्ल्यू एलन। यहाँ पे जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया गया है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र की शर्तों का सही क्रम है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और आप लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे एक आपका ऑप्शन यहाँ पे मिस भी है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें देखेंगे सबसे पहला आपका होता है कि आप क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। उसमें सबसे पहले आप योजना बनाएंगे। योजना बनाने के बाद क्या करना होता है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना रहता है, शिक्षण करना रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे शिक्षण आप लोग करते हैं और उसके बाद यहाँ पे प्रतिक्रिया रहता है और प्रतिक्रिया के बाद देखेंगे फिर से यहाँ पे क्या होता है, पुनः योजना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुनः योजना हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पे पुनः शिक्षण करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका पुनः प्रतिक्रिया रहता है। पुनः यहाँ पे क्या रहेगा, आपका प्रतिक्रिया रहेगा। यहाँ पे पुनः प्रतिक्रिया हो जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद टीचिंग होता है, उसके बाद फीडबैक होता है, उसके बाद री प्लानिंग होता है, उसके बाद री टीचिंग होता है, उसके बाद री फीडबैक होता है। तो यह आपका प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना में क्या होता है कि जो शिक्षक रहते हैं वह एक छोटे पाठ योजना की बनाते हैं। जो भी छात्र अध्यापक रहते हैं वह क्या करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे क्या करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। वह प्लानिंग करते हैं क्या टॉपिक उनको पढ़ाना है। उसके बाद क्या करते हैं, छोटा सा समूह रहता है 5 से 10 बच्चों का, उनको क्या करना रहता है, पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी उनके साथ के पढ़ने वाले रहते हैं या जो भी टीचर रहेंगे या जो पर्यवेक्षक रहेंगे वह क्या करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे कि उन्होंने कैसा पढ़ाया, उसमें क्या गलतियाँ हैं, वह सब बताते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से वह यहाँ पे प्लान बनाएंगे, पुनः योजना बनाएंगे कि कैसे उनको पढ़ाना है, क्या गलतियाँ किए थे उसमें सुधार करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे योजना बनाने के बाद फिर से पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाने के बाद फिर से उनको यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है कि क्या उन्होंने गलतियाँ किया है। तो यह सब होता है सूक्ष्म शिक्षण में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शिक्षण बुद्धिमान छात्रों, यहाँ पे दिया गया खालिस्तान है, शिक्षण बुद्धिमान छात्रों और धीमी गति से सीखने वालों के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब करना है। देखिए दिया गया कौन सा यहाँ पे शिक्षण है जो बुद्धिमान छात्रों और जो धीमी गति से सीखने वाले बच्चे हैं दोनों के लिए उपयोगी है। तो इसमें देखेंगे जो व्यक्तिगत शिक्षण होता है, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत शिक्षण में क्या होता है कि वहाँ पे एक एक बच्चों को देखा जाता है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक एक बच्चों को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए जो बच्चे आपके पढ़ने में तेज हैं या जो बुद्धिमान हैं तो उनको पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट किया जाएगा, जो भी कुछ पूछेंगे उसको पर्सनली उनको बताया जाता है जिससे वह और भी अच्छे होते हैं पढ़ाई में। और जो धीमी गति से सीख रहे हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, स्लो बताया जाता है जिस तरीके से वह सीख सकें। तो इसमें क्या होता है, व्यक्तिगत यहाँ पर क्या, व्यक्तिगत उसकी आवश्यकता क्या है या वह किस स्पीड में सीख रहा है, क्या उसका लेवल है सीखने का, उसके अनुसार उसको शिक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और इसमें हो जाएगा शिक्षण अनुकूल कक्षा वातावरण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि शिक्षक बच्चों को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी रुचि और ज़रूरत के अनुसार अगर उनको पढ़ा रहे हैं तो वह आपका शिक्षण अनुकूल कक्षा वातावरण है। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है,
निम्नलिखित में प्रशासन का प्रकार नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और प्रशासन की अगर प्रकार की बात कर ली जाए तो इसमें आपका अधिनायक यहाँ पे वादी आ जाता है, जिसको यहाँ पे निरंकुश कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे लोकतांत्रिक है, और जो लोकतांत्रिक होता है इसको सहभागी कहा जाता है, सहभागी हो गया। ये आपके प्रशासन के प्रकार में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे अहस्तक्षेप प्रशासन है, इसको मुक्त शैली कहा जाता है। तो ये 3 आपके आते हैं। कौन सा नहीं आता? पहला वाला नहीं आता, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आपके सामने की पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से चाहिए, इसे यहाँ पे खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण हो जाएगा। पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से चाहिए, इसे खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो यह क्या है? आपका संरक्षण हो जाएगा। बी वाला यहाँ पे क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, अनुसंधान प्रविधि किस विषय वस्तु के निर्माण पद्धति का परिणाम है जिसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अनुसंधान प्रविधि किस विषय वस्तु के निर्माण पद्धति का परिणाम है, तो यह देखेंगे आसवन हो जाएगा। सी वाला आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्याख्यान और प्रदर्शन पाठों की तुलना करने पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिया गया व्याख्यान और प्रदर्शन पाठों की तुलना करने पे कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला दिया गया धीमे बच्चों को तेज बच्चों की तुलना में व्याख्यान से लाभ मिलता है। तो यह तो बिल्कुल यहाँ पे सही नहीं है, पहला ही सही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? पहला ही सही नहीं है। बाकी यहाँ पे प्रदर्शन पाठ जो होता है उसमें छात्रों के लिए अधिक गतिविधियाँ होती है, यह सही है। व्याख्यान पद्धति बड़े समूह के लिए अधिक प्रभाव की और उपयोगी, यह भी सही है। व्याख्यान सत्र में छात्रों की सीख का पता नहीं लग पाता है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे क्या है? सही नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जिन छात्रों को दृश्य संसाधन की आवश्यकता नहीं है वे होंगे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जिनको यहाँ पे जो दृश्य संसाधन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह बालक आ जाते हैं उच्च स्तर के, हायर लेवल के अंतर्गत आते हैं। जिनको यहाँ पे कोई दृश्य संसाधन की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही वह क्या कर जा रहे हैं? समझ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या होगा? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आयोजित की जाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो प्रौढ़ शिक्षा होती है वह होती है आपके यहाँ पे 15 से 35 साल के लिए होती है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। स्कूल आधारित आकलन, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करके सीखने में सुधार करना। तो यहाँ पे जो डी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा में खालिस्तान का उपयोग छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो आपका आकलन होता है, शिक्षा में जो आकलन होता है, आकलन का उपयोग छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को क्या कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहा जाता है रचनात्मक आकलन। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रचनात्मक आकलन। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या तो इसको अधिगम के लिए आकलन भी कहा जाता है, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की श्रव्य दृश्य सहायक उपकरण की श्रेणी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे श्रव्य का मतलब होता है सुनना, दृश्य का मतलब होता है देखना। इसमें यहाँ पे जो सहायक उपकरण है वह कौन है? तो आप लोग जानते हैं टेलीविजन है। टेलीविजन क्या है? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, टेलीविजन में क्या होता है? सुन और देख दोनों हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पाठचर्या विकास है इसको प्रभावित करने के लिए यहाँ पे समाज शास्त्री कारक, आर्थिक कारक, वैज्ञानिक कारक सब की सब डिपेंडेंट रहेंगे। डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए दिया गया है जो सूक्ष्म शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण आपका माइक्रो टीचिंग है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यह छात्राध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो इसमें दिया गया शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान देना, तो यह तो आपका यहाँ पे होता है। प्रशिक्षु के प्रदर्शन के लिए प्रतिपुष्टि, यह भी होता है। छात्रों की इसमें सीमित संख्या रहती है, तो यह भी है। बहुत व्यापक और बड़ा विषय है, तो यह आपका नहीं है। तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सब कुछ आपका यहाँ पे नियंत्रित रहता है, सब कुछ कंट्रोल रहता है, और बहुत बड़ा यह नहीं है। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि सीमित, यहाँ पे क्या होता है बहुत छोटे छोटे विषय पे और सीमित भागों में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और इसमें हो जाएगा सुविधा प्रदाता या सुगम करता हो जाएगा, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का मानना था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह थे आपके हो जाएंगे यहाँ पे जो मारिया मॉन्टेसरी करके थे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, जल्दी से प्रयास करना है कि एक यहाँ पे दृश्य श्रव्य सामग्री प्रस्तुति की प्रभावशीलता विफल हो सकती है यदि सामग्री को गलत तरीके से संभाला जाता है इसलिए। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा ऐसी घटनाओं को करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए, सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने को और अधिक रोचक बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अगर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग हो रहा है तो इसका मतलब है कि सीखने को और भी अधिक रोचक बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि जो आपके 100 प्रश्न सब्जेक्ट के रहते हैं वह आप किस सब्जेक्ट से हैं। सब्जेक्ट अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उस सब्जेक्ट की भी क्लास आपको कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और किस सब्जेक्ट से आप लोग हैं यह कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपका एग्जाम सेंटर किस सिटी में गया है, कहाँ पर गया है, यह कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।